देखिए, मैं तो यह समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर जी की निंदा करने में क्या फायदा लेती है। इसका एक बड़ा कारण है कि ये नेहरू खानदान अपने लकीर को बड़ा करने के लिए परिश्रम नहीं किया, दूसरों की लकीर को छोटा करता रहा। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ आप क्या करें। अरे सावर, मुझे बताइए कितने कंपैरिजन अगर आपको करने हैं ना, तो कंपैरिजन उस नेता से करिए जो नेता को जेल में उल्टा टांगा गया था, जिस नेता जिससे चक्की चलवाई गई थी, जिससे कोलू चलवाया गया था, जिसको जेल में कोड़े मारे गए थे। एक कांग्रेस का नेता मुझे तो स्पेशल कुक होते थे जेल के अंदर। क्या बात करते हैं ये? तू भागेगा मैं तोड़ूंगा, तू दौड़ेगा मैं फोड़ूंगा। सावरकर का हिंदुत्व है बिन शर्ती राष्ट्रवाद, और समय प्रमाण है उनका हिंदू मैनिफेस्टो। हिंदू मैनिफेस्टो में सावरकर जी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी जाति सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनकी पूजा अर्चना में कोई बाधा डालता है तो स्टेट स्टेप इन करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी। पर साथ में एक वार्निंग देते हैं, वो कहते हैं कि नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटिज्म। और यही 70 साल की भारत की कहानी है। अगर 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 सावरकर का सिलसिला चला होता तो भारत आज सुपर पावर भी बन गया होता और विश्व गुरु भी बन गया होता। उदय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ के साथ अपने ये इनसाइट्स, आपने जो ये तथ्य पेश किए हैं, जाहिर तौर पर वीर सावरकर को लेकर लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हुई होगी। और कितनी बेहतर हुई है इस पर पहला कमेंट गजेंद्र साखला मैं आप ही से चाहती हूँ। हाँ अदिति जी, पहली बात तो ये है कि जिस बात को लेकर के आज ये चर्चा है कि राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है। हेलो हेलो जी जी बोलिए, साखला जी बोलिए। हेलो, राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि सावरकर जी ने जो माफ़ी मांगी है वो गांधी जी के कहने पर मांगी है। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि सावरकर जी ने जो पहली माफ़ी मांगी है, जो माफ़ीनामा है, वो विक्रम संपत की किताब के अंदर माफ़ीनामे छपे हुए हैं। एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, 5-6 माफ़ीनामे हैं। और उसमें जो पहला माफ़ीनामा है वो है 14 नवंबर 1913 का। और 1913 में जो माफ़ी मांगी गई, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आते हैं, तो 1913 के अंदर उनको क्या सपना आ गया था क्या कि महात्मा गांधी जी ने मेरे को कहा है कि माफी मांगो? ये बात तथ्यों से बहुत परे है। दूसरी बात ये है कि गया अभी आपने सुना सर। मैं वापस उसी रिएक्शन पर आपके माध्यम से नहीं जाना चाहती जो हम अपने दर्शकों को अपनी रिपोर्ट में दिखा चुके हैं सर। मैं आपसे ये कह रही हूं, कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस के लीडरशिप पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं। किस बात के आरोप लग रहे हैं? कि सावरकर के चरित्र की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। आप इस पर जवाब दीजिए सर। मैं इसी पर जवाब दे रहा हूं। वीर सावरकर तो कपूर कमीशन की रिपोर्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या में कॉन्स्पायर थे, हत्या की साजिश में शामिल थे। अबे साले, ये कपूर कमीशन की रिपोर्ट है कि ये सावरकर महात्मा गांधी, हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में साजिश में शामिल थे। ये कपूर कमीशन की रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये बात कई बार अपनी किताब के अंदर नाथूराम गोडसे ने कहा है जो आरोप लग रहे हैं उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं सर। मेरे गुरु थे सावरकर। कौन से आरोप पर जवाब दिया मैंने? आरोप पर जवाब दे रहा हूँ। आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो भारत के राष्ट्रपिता की हत्या के अंदर साजिशकर्ता के रूप में मौजूद थे। तार्किक तौर पर बहस और कीजिए। नाथूराम गोडसे ने गाए बगाए अपनी किताबों में इस बात को स्वीकार किया है कि अभी उदय जी ने क्या कहा, इम्प्लीकेट किया गया, वो ये बात कह रहे हैं सर। उन्होंने कहा इम्प्लीकेट किया गया। ब्रह्मा ने थोड़ी कह दिया, उदय जी ने कह दिया कपूर कमीशन की रिपोर्ट सर। आप आरोपों पर जवाब दीजिए ना, आप आरोपों पर जवाब दीजिए। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि स्टैंप किसने जारी की थी। आप ये बताइए स्टैंप किसने जारी की थी। अगर आप पुरानी ही बातों में रहना चाहते हैं तो फिर मुझे ये भी बताइएगा कि स्टैंप किसने जारी की थी। काउंटर में ले लेती हूँ। राकेश सिन्हा जी की बात कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी जाके पढ़ लीजिए थोड़ा सा। आपको टाइम दे देती हूँ, आपको टाइम दे देती हूँ। पता कर लीजिए किसने स्टैंप जारी की थी, पता कर लीजिए। कोई बात नहीं, पता कर लीजिए। थोड़ा सा दूसरों का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते रहते हैं, थोड़ा सा खुद भी सहारा लीजिए। जो टेक्नोलॉजी आई है उसका सहारा लीजिए। अपने नेताओं के बारे में पढ़िए, अपने नेताओं के बारे में। खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। राकेश सिन्हा जी आपका काउंटर सर। देखिए, मैं तो यह समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर जी की निंदा करने में
क्या फायदा देती है? इसका एक बड़ा कारण है कि ये नेहरू खानदान अपने लकीर को बड़ा करने के लिए परिश्रम नहीं किया, दूसरों की लकीर को छोटा करता रहा। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा, जिस तेरा फ्लॉप हुआ आप क्या करे। अरे सावरकर जी किसी माउंटबेटन के घर में जाकर डाइनिंग हॉल में बैठ के डाइनिंग नहीं करते थे जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी देश की आजादी और पार्टीशन पर बहस कर रही थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, जब वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठी हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू किसी डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। इसलिए ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को मत छेड़िए जिससे हमारे नेताओं पर लांछना लगे। मैं नहीं चाहता हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं पर लांछना लगे। मैं सावरकर जी के एक घटना का पहले अदिति जिक्र करूंगा, उसके बाद में आऊंगा। 1857 का जो जिसको रिवेल कहते थे, सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी 1909 में। वो पुस्तक का पहला एडिशन हॉलैंड में छपा। वो ब्रिटिश सरकार पीछे पड़ी थी, जर्मनी में नहीं छप पाया, कई जगह कोशिश हुई हॉलैंड। उसका सेकंड एडिशन किसने छापा? सेकंड एडिशन लाला हरदयाल जी जो गदर पार्टी के थे उन्होंने छापा। फोर्थ एडिशन किसने छापा? सुभाष चंद्र बोस ने छापा। आप किस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिसने एक पुस्तक के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बुनियाद को कमजोर कर दिया? देश के लाखों करोड़ों क्रांतिकारी उससे प्रभावित होते थे। देश का महात्मा गांधी का आंदोलन या मॉडरेट का आंदोलन मजबूत हो रहा था। एक दूसरी बात, सावरकर जी के माफीनामे की बात चली, मैं उसको एक स्पष्ट एक तथ्य रखना चाहता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल की क्रांतिकारी होने पर, उनके त्याग तपस्या पर किसी को संदेह नहीं है। उसी तरह से अरविंद घोष पर किसी को संदेह नहीं है। महर्षि अरविंद घोष 1910 में सारी राजनीतिक गतिविधियों को छोड़कर पांडिचेरी चले गए। क्या तो अरविंद घोष गद्दार हो गए? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने फांसी की सजा के खिलाफ एक पिटीशन दिया वायसराय को। उस पिटीशन देने वाले में कौन थे? मदन मोहन मालवीय और बनारस के 75 लोग थे। सभी बड़े राष्ट्रवादी थे कि राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान को फांसी नहीं दी जाए, और दोनों ने पिटीशन दिया उनके कहने पर। तो क्या राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान गद्दार हो गए? हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद नैतिकता के आधार पर नहीं थी, चुनी हुई कोई सरकार नहीं थी, आज की तरह कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। वो तो साम्राज्यवादी थे जो इस देश में अनैतिक तरीके से ताकत के आधार पर शासन कर रहे थे। उनके साथ कौन सी नैतिकता का व्यवहार? कोई भी छल और कोई भी हिंसा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ जो किया गया वो सही है। और उसी रणनीति के तहत सावरकर जी का वो स्थिति देखिए, एक ही जेल में दो भाई थे, गणेश दामोदर सावरकर उनके बड़े भाई, और वो छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर, दोनों मिल नहीं पाते थे। सावरकर जी का वेट कितना घटा आप देख लीजिए। वो तो स्थिति ऐसी थी कि अस्पताल का खाना दिया जा रहा था उन्हें, उनकी स्थिति सुधर नहीं रही थी। उस आधार पर उनको जेल से बाहर लाने की जो कोशिश थी, जनमत तैयार हुआ। उस जनमत से प्रभावित होकर, जिसमें गांधी जी और नेहरू दोनों सहमत थे, सावरकर जी जेल से रिहा हो, पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सहमत थी। एक व्यक्ति का किसी भी अखबार में छपा हुआ बयान दिखा दीजिए जो सावरकर जी के जेल से बाहर आने का विरोध करता था। 1920 में पत्र लिखा है जिसकी हेडलाइन थी सावरकर एक सेकेंड अतीकुर रहमान ने पत्र लिखा है गजेंद्र साकला 30 सेकंड्स आप काउंटर कर लीजिए, उसके बाद अतीकुर रहमान। सावरकर जी ने 5 माफीनामे लिखे। 5 माफीनामे लिखने के बाद 60 रुपया प्रति माह ब्रिटिश हुकूमत से वजीफा लिया है उन्होंने 1947 तक, प्रति माह 60 रुपया महीना, और उस वजीफा लेकर के 1947 तक उन्होंने लिया है। माउंटबेटन के घर में डाइनिंग हॉल में कौन बैठा हुआ था, उसका नाम बता दीजिए। माउंटबेटन के डाइनिंग हॉल में कौन व्यक्ति बैठा हुआ था? माफीनामा लेके उस समय 60 रुपया महीना। नहीं, मुझे तो उसका नाम चाहिए। आप मुझे उसका नाम चाहिए। देश नाम जानना चाहती थी कि श्रीमती माउंटबेटन और श्री माउंटबेटन के साथ कौन डाइनिंग हॉल में बैठा हुआ था जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी देश के विभाजन पर विमर्श कर रही थी। एक साथ जानना चाहता है। जो एलिगेशंस अभी लगाए गजेंद्र साकला ने, प्रोफेसर कपिल कुमार, जल्दी से आपका जवाब उस पर सुन लीजिए। अब सुन लीजिए ना सर, हिस्टोरियन की बात सुन लीजिए प्लीज गजेंद्र साकला जी। सर ऐसे चिल्लाने से बहस नहीं होगी। आई एम सॉरी सर, मैं आपका ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहती। अब जवाब सुन लीजिए। आपने आरोप लगाया, सवाल पूछा, जवाब सुनिए। प्रोफेसर कपिल कुमार। आदित्य जी, मैं इस तू तड़ाक में नहीं पढ़ना चाहता। मैं एक इतिहासकार हूं, इतिहास के तथ्यों पे बात करता। क्रांतिकारियों के 10 तरीके थे। वो जो क्रांतिकारी जेल में अकेले सड़ता पर रहेगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, अंडमान जेल में, या जेल से बाहर आकर के वो करेगा, क्या वो क्रांतिकारी बताएगा किसी को? इनमें से एक को भी ये मालूम है जो मैंने प्रूफ किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के और सावरकर जी के क्या संबंध थे? उन कागजों को देखा है इन्होंने किसी ने? जेल की बात करते हैं। मेरा इन सबसे एक सवाल है, भैया वो माफीनामा कहाँ है जो जब नाभा की जेल के अंदर जवाहरलाल नेहरू बंद थे तो मोतीलाल नेहरू ने वाइसराय को माफीनामा लिखा था कि मेरा बेटा अब ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा? क्या बढ़िया था गुरु।
वो माफीनामा कहा है जो 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन की मीटिंग को छोड़ के नेहरू चले गए थे शेख अब्दुल्ला को बचाने कश्मीर में, और राजा हरि सिंह ने बंद करवा दिया था कश्मीर में। तब वाइस रॉय से किसने छुड़वाया था जवाहरलाल नेहरू को। इसलिए ये ऐतिहासिक तथ्यों में मत करे। राकेश सिन्हा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे वीर लोग हैं उन पे इस तरीके के प्रश्न ना उठाए जाए करके जो मैं बताना चाहूंगा तो इन पे जवाब नहीं बनेगा। मुझे बताइए एक बात, नेहरू जी ने किस हैसियत से हमारी नौसेना के जहाज नीलगिरी को बंबई से भेजा था माउंटबेटन की कमर पे इंग्लिश चैनल में गेंदे के फूल चढ़ाने के लिए? है किसी के पास जवाब? मुझे बताइए। कितने कंपैरिजन अगर आपको करने हैं ना तो कंपैरिजन उस नेता से करिए जो नेता को जेल में उल्टा टांगा गया था, जिससे चक्की चलवाई गई थी, जिससे कोल्लू चलवाया गया था, जिसको जेल में कोड़े मारे गए थे। एक कांग्रेस का नेता मुझे तो स्पेशल कुक होते थे जेल के अंदर। क्या बात करते हैं ये?